मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, प्रकृति के खिलाफ अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हमने प्रकृति के खिलाफ चलना चालू रखा, अपने हिसाब से विकास करते रहे, प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, तो प्रकृति समय समय पर चेतावनी देती रहती है और हम उस चेतावनी को थोड़े समय तक याद रख के और भूल जाते हैं। दोस्तों, पिछले 6 माह से केप टाउन, जो दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है, वहाँ पानी का घोर संकट है। वहाँ कह दिया गया है कि अब हमारे पास पानी नहीं है। अब वो जो सरकार है वो अपने स्तर पे किसी तरह लोगों को पीने का पानी ला की व्यवस्था कर रही है। अब ऐसी ही स्थिति हमारी सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में हो गई है। आपको शायद मालूम ही होगा कि इस समय बेंगलोर की क्या स्थिति है। बेंगलोर में 2 से 3 हजार रुपये का एक टैंकर आ रहा है, वो भी नियमित सप्लाई नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने टैंकरों को कहा है जो हमारे यहाँ पे 3000 टैंकर है वो तुरंत रजिस्टर्ड करावें, नहीं तो हम उन्हें सीज कर लेंगे। अभी तक टोटल 219 टैंकरों ने उनको रजिस्टर्ड कराया है। दोस्तों, जो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम है शिव कुमार, उनके घर पे भी लोगों ने टैंकर जाते हुए देखा है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम के यहाँ भी टैंकर जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, जो यूएन के महासचिव थे बुतरस गाली, उन्होंने 1995 में कहा था कि मैं ये तो नहीं जानता कि अगला विश्व युद्ध कब होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। ऐसा उन्होंने 1995 में ही कह दिया था। बेंगलोर में दिन में पानी आता ही नहीं है, रात में आता है, वो भी गंदा आता है। बेंगलोर में जो कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, उनमें ये हालत है कि सोसाइटीज में कोई 2 घंटे का पानी दे रहा है तो कोई 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे रहा है। यानी कि बुरी तरह हालत बेंगलोर की बिगड़ गई है पानी के बचने में। बेंगलोर में जो आदमी काम करने जा रहे हैं वहाँ कह दिया गया है कि आप पानी का कम से कम उपयोग करें। सीएम सिद्धारमैया ने बड़ी बड़ी कंपनियों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जो कर्मचारी हैं उनसे आप कृपया करके वर्क फ्रॉम होम चालू करवाएं, ताकि कर्मचारी अपने अपने देश, अपने अपने प्रदेश में जाएं और वहाँ से काम करें तो पानी की किल्लत कम हो। इस प्रकार हमारी जो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया है उसकी हालत आज की तारीख में ऐसी हो गई है। लोग मॉल में जाकर के, मॉल में जाते हैं और फ्रेश होकर आ रहे हैं। कई लोगों ने अपने परिवार में पत्नियों को, बच्चों को अपने मायके भेज दिया है ताकि कम से कम वो आराम से रहें। स्कूल के अंदर पानी की बहुत कमी है, लिमिटेड वाटर बच्चों को दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत कारण है। बेंगलोर की आबादी इस समय 1 करोड़ और 40 लाख है। उन लोगों को 260 करोड़ लीटर पानी रोज चाहिए। इस समय वो जो सप्लाई कर पा रहे हैं वो 170 करोड़ लीटर पानी ही दे पा रहे हैं, यानी 90 करोड़ लीटर पानी ये शॉर्टेज आज की तारीख में है। इतनी बड़ी शॉर्टेज को सरकार कैसे कवर करेगी ये खुद सरकार भी नहीं जानती है। वहाँ की जो सबसे बड़ी झील है जिससे पानी की सप्लाई होती थी, कावेरी नदी के बाद जो सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत था, वो लगभग सूख गई है पूरी तरह से। बेंगलोर में का जो समुद्र के तट से बेंगलोर 920 मीटर ऊंचा है, इसलिए भी पानी की कमी एकदम हो गई है, क्योंकि 920 मीटर ऊंचा होने से पानी एकदम नहीं आता है। बेंगलोर के जो ट्यूबवेल है वो
वो 50% आज की तारीख में सूख गए। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर में की क्या स्थिति है। बेंगलोर के अंदर ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है कि बेंगलोर का जो विकास हुआ, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रखा कि हमारा विकास हो, लोग यहाँ आगे बढ़े और हमारा देश, हमारे बेंगलोर का विकास हो। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते समय कि पानी का क्या व्यवस्था रहेगी। 120 तालाब और जलाशय हुआ करते थे बेंगलोर में, वो आज घट करके 40 रह गए हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाथ खड़े कर दिए। आज प्रॉपर्टी कोई वहां खरीदने को आज की तारीख में तैयार नहीं है, क्योंकि उसे भविष्य अंधकार नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी के भाव तेज गति से डाउन हो रहे हैं। ये है हमारी सिलिकॉन सिटी की स्टेज। दोस्तों, क्या बेंगलोर खत्म हो जाएगा? ऐसा सोचने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, सरकार क्यों नहीं प्रकृति के साथ अपना विकास करती है? और ये विचार पिछले कई सालों से, लगभग आधी शताब्दी से, जो इसके जानकार हैं, जो इसके वैज्ञानिक हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो बराबर कह रहे हैं कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो ये प्रकृति को हटा करके कर रहे हो। लोगों ने पहाड़ के पहाड़ काट दिए हैं पूरे भारत में। कई जगह तो ऐसा है कि लगता ही नहीं कि यहाँ कभी पहाड़ हुआ करते थे। बेंगलोर में जो जंगल 38% हुआ करते थे आसपास, वो घट करके 20% पे आ गए। जो बारिश अप्रैल में होती थी वो अब मई में होने लग गई, क्योंकि जंगल घट गए। ये स्थिति आज सारे देश की है, पर जहां संकट आता है उसके बारे में डिस्कस होती है। 2019 में चेन्नई में इसी प्रकार का संकट आया था। तो 2019 में चेन्नई का संकट निकल गया, पानी की व्यवस्था हो गई। आज पूछे कोई चेन्नई गवर्नमेंट से कि 2019 के बाद आपने क्या व्यवस्था की है, तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई प्रॉपर सही रिप्लाई नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि जब संकट आता है तभी कुआं खोदते हैं। अपने कहावत थी कि आग लगने पर कुआं खोदने की आदत आज हम लोगों की हो गई। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में एक भी जगह कोई तालाब बंद करके या झील बंद करके या पानी के स्रोत बंद करके डेवलपमेंट नहीं होता है। वहां शहर के बीच में भी आपको तालाब मिल जाएंगे जो पहले थे, उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। हमारे यहाँ तो जलाशय भरो और बिल्डिंग बनाओ, बस पैसा आना चाहिए। एक सूत्र है हमारा, इस सूत्र को हमको बंद करने पड़ेगा। प्रकृति की तरफ हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति हमको विनाश की ओर चली जाएगी, ले जाएगी। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। दोस्तों, जो नीति आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत के करीब 30 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख शहर हैं जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई व गाजियाबाद। देश के 40% आबादी को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है 2030 तक। अब नीति आयोग ने कह दिया है, लेकिन हम हमारी सरकार या हम सब क्या करें? 2030 भी आ जाएगा और कोई इस बारे में विशेषज्ञ समिति हो, कमेटी हो और कमेटी रिपोर्ट दे देगी और कहीं धूल खाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई कमेटियों की रिपोर्टें आज भी किस अलमारी में बंद पड़ी होगी कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये चेतावनी है हमारे लिए कि हम अपने प्रकृति के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अपने विकास के लिए प्रकृति के जो तरीके हैं उनको नहीं बदलें। प्रकृति के जो स्रोत है उसको समाप्त नहीं करें। आज किसी जमाने में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में लगभग 38 से 40% फॉरेस्ट जंगल हुआ करते थे। आज वो जंगल घट करके 13% पे आ गए। आज कई जगह सूखा पड़ता है,
तो कई जगह बहा जाती। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। हमने हिमाचल में जाने वाले रास्तों को बनाते समय भी ये ध्यान नहीं रखा है कि इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। इसीलिए हिमाचल के पर्वत खिसकने लगे, क्योंकि हमने आसपास बड़े बड़े बांध बना दिए। और जब बांध बनाए गए थे तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि इन बांध आप बना रहे हो, लेकिन भविष्य में ये पहाड़ खिसकेंगे। और आज वो स्थिति चालू हो गई है। हर साल ऐसी कोई न कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इसके संदर्भ में केवल यही एक कहना है कि हमें प्रकृति के साथ जीना सीखना चाहिए, तभी हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करे और वो कितनी तकलीफ में हो जाएगी इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और आप चाहें इसकी एक झलक देखना तो आप जो भी आपके दोस्त बेंगलोर में रहते हो उनसे आप फ़ोन पे बात करके देखिए कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है और वर्तमान में पानी नहीं है तो क्या है। अपने तो बहुत पहले ही संत लोग कह गए हैं कि पानी उतरना नहीं चाहिए, पानी के साथ सब कुछ चला जाता है अगर पानी उतरता है। तो दोस्तों, पानी को बचाए रखिए, पानी को बनाए रखिए, इसमें ही हमारी आपकी सबकी विजय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो आप इन्हें निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।